अंता के उपचुनाव के निर्णय का सभी को बेसब्री से इंतजार था और रिजल्ट आ गया। कांग्रेस के प्रमोदजन भाया की भारी मतों से जीत हुई। अब देखिए, इस जीत के बाद भी जो लोग पक्ष में थे वो तो सोशल मीडिया पर वो बधाइयां देने लगे हैं प्रमोदजन भाया को, लेकिन जो लोग विपक्ष में थे या दूसरे प्रत्याशी के साथ थे उनकी अलग राजनीति शुरू हुई है। बात कर रही हूँ हनुमान बेनीवाल की। एक ट्वीट किया है और ट्वीट की बात से पहले आपको बता दूं कि कुछ लोग ये कमेंट करने लगे थे सोशल मीडिया पर। हम भी जब लाइव थे तो कई कमेंट्स आए कि भाई हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ एंड में गए प्रचार में, इस वजह से वो हार गए। अब भाई ये तो एक बेतुका रीजन हुआ कि उनके इतने देर बाद जाने के वजह से नरेश मीणा की हार हुई। अब देखिए, वोट तो काफी मिले हैं नरेश मीणा को। निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए इतने वोट मिलना कोई आसान बात नहीं है। काफी मेहनत लगी है और काफी ज्यादा लोकप्रियता जो अभी मिली, तो सारी चीजें एक हम कहें सामने है राजनीति में। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि 2024 में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की 6 सीटों पर हार हुई, जिसमें से खिवसर सहित 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। और आज अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के परिणाम में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार श्री नरेश मीणा ने लगभग 55,000 मत लेकर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब हाड़ौती अंचल में भी तीसरे मोर्चे ने स्थापित दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी चुनौती दी है, तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता तीसरे मोर्चे को बड़ा आशीर्वाद देगी, क्योंकि तीसरा मोर्चा मजबूती से उभर रहा है। साथ ही तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी मात्र 100 वोटों से लगभग ही भाजपा से पीछे रहे हैं। अब कहने की बात ये रही कि आप सोचिए कि बीजेपी और कांग्रेस दो इतनी बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान की और पूरे देश की, उनको नरेश मीणा ने तीसरे मोर्चे होते हुए, निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए कांटे की टक्कर दी है लगभग। क्योंकि बीजेपी से अगर बात करूं तो करीबन 128 वोट, जहां तक मुझे पता है 128 वोट से ही पीछे रहे हैं मोरपाल सुमन से नरेश मीणा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मार्जिन काफी ज्यादा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए और पहले 2 बार हार चुके हैं, उसके बावजूद करीबन 128 वोट से वो बीजेपी से पीछे रहे हैं, इसलिए तीसरे स्थान पर खिसक गए। लेकिन जो बात हनुमान बेनीवाल कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप देखिए, अभी जो हाल ही में 2024 में उपचुनाव हुए, क्योंकि लोकसभा में कुछ सीटें जीती गई थी, तो 7 सीटों पर, लगभग 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 6 पे कांग्रेस नहीं आ पाई थी। और उसका कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जनता ने अच्छे बनाए थे और जैसे भी उनकी समझ थी वैसे बनाए। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे को इतनी तवज्जो दी जा रही है जनता द्वारा, तो कहीं ना कहीं आगामी जब 2028 के विधानसभा चुनाव होंगे तब एक एक्सपेरिमेंट, या फिर कहें जैसा कि लोग कहते हैं अभी भी कि हनुमान बेनीवाल अपनी आरएलपी से कई ऐसे लीडर्स को सामने ला रहे हैं, और अब जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक एक कैंडिडेट को एक एक जगहों पर कहा जाता है कि भाई जो क्या नाम है, थान सिंह डोली को बाड़मेर क्षेत्र से, श्रवण चौधरी को ओसिया से, और भी कई तमाम नाम लिए जाते हैं कि भाई इस व्यक्ति को इस क्षेत्र से सीट दी जाएगी और हो सकता है कि फिर उनके भी विधायक हों अपने। तो कहीं ना कहीं सारे समीकरण है। अब ये देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए नरेश मीणा की इतनी समर्थन से जीत, जीत ना सही लेकिन एक प्रकार की ये जीत है कि निर्दलीय रहते हुए उनके करीबन 55,000 वोट आए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा दिलासा उन्हें दे रही है बात। और कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है उनको भी दिलासा मिल रहा है इस बात से कि हार हुई है, लेकिन हार वैसी भी नहीं हुई जैसी विपक्षी पार्टियां सोच रही थी। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कहना है आपका हनुमान बेनीवाल की इस नए राजनीतिक समीकरण पर? बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।